आज से जो मेरे लेक्चर का टॉपिक है उसका नाम क्या है? एयर। कल हमने आई के मुतालिक सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एयर के मुतालिक। आप सबको पता है कि एयर है क्या? एयर क्या है? एक सेंसरी आर्गन है फॉर हेयरिंग। किसके लिए जी? फॉर हेयरिंग के लिए। क्या मतलब होता है हेयरिंग? सुनने का। जब आप कोई बात करता है तो उसको सुनाई मेरे कान सुनते हैं और मैं उसके मतलब समझ जाता हूँ। अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं उस तरफ चला जाऊँ। एयर, ठीक है। तो एयर का काम करता है तो सेंस ऑफ साउंड वेव्स। क्या करता है? साउंड वेव्स, यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको सुनते हैं और उसका मतलब होता है। इसका लिया मेरी बात समझ आ गया ना? अच्छा, अब साउंड वेव्स का क्या दिया कि एयर ने सुना, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर का स्ट्रक्चर कैसे है। एयर का स्ट्रक्चर कैसे है? तो बिल्कुल इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पहला होगा, फिर उसके अंदर होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, ठीक है ना। जो पहला होगा उसे कहते हैं एक्सटर्नल एयर। उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एयर। तो बात जाहिर है कि एक्सटर्नल एयर के बाद जो अगला पार्ट आएगा उसे कहेंगे मिडल एयर, ठीक है। और मिडल एयर के बाद जो चीज़ आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एयर। मेरी बात समझ आ गई? एयर के कितने पार्ट्स हो गए बेटा? अब आपने एक बात समझ लेना कि आपका एनटीएस का पेपर होगा और उसमें कभी भी आपको रट्टा काम नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी पूछ सकता है कि एयर के कितने पार्ट्स हैं, तो आप कहेंगे तीन। एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर। बात समझ आ गई है ना? तो याद रखिएगा, मैं आपको पहले रफ सा समझाता हूँ। देखिए, जो आपका एक्सटर्नल एयर है तो इसका मतलब एक्सटर्नल एयर से मुराद जो बाहर होगा। देखिए, आपको कोई कान है तो आप फौरन यहाँ पे हाथ लगा लेंगे कि ये मेरे क्या है? कान है, एयर है। अब देखिए, ये एयर है, ये किससे बना हुआ होता है? मसल से, ठीक है। ऐसे कार्टिलेज भी होती हैं। तो इसकी बोन्स इस तरह होती हैं कि कर्व होती हैं कि ताकि अगर कोई साउंड कान के अंदर ऐसे आए तो यहाँ टकराए तो इस तरफ जाए, इस जगह टकराए तो सीधी इधर जाए, इस तरफ टकराए यहाँ पर तो फिर इधर जाए। तो ये देखे ना, ये नज़र आ रही है ना, यहाँ पे कर्व्स आ रही है। तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया इस तरह है कि साउंड वेव जहाँ भी स्ट्राइक करें उनकी डायरेक्शन का ऑडिटरी कैनाल की तरफ हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक बात याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल एयर होते हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। देखिए, जो पहला वाला हिस्सा होता है, मैं रफ सा बनाऊंगा बहरहाल, ये रफ सा। तो बाहर वाले हिस्से से कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं? पिन्ना। कि ये क्या है लफ्ज? पिन्ना, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर होता है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर होता है। ये क्या करता है? ये कैच करता है किस चीज़ों को? साउंड्स को। मसलन ना बोले तो मैं ऐसे देखता हूँ, अगर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अगर ऐसे से आवाज़ इस तरफ से, तो मैं इधर से करता हूँ ताकि मेरे कान इसको कैच कर सके। किनको भला? साउंड वेव्स को। देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो एयर के थ्रू साउंड वेव्स आ रही हैं और ये सीधी आपके पिन्ना पे टकराएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो ये कैचेस करता है। क्या करता है? कैचेस करता है किसको? साउंड को। और डायरेक्ट करता है टूवर्ड द ऑडिटरी कैनाल, टूवर्ड द ऑडिटरी कैनाल। मैंने अभी एक बात कही कि एक्सटर्नल एयर के तीन पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल एयर के तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन, ये मैंने आपको पार्ट बताया, इसका नाम क्या बताया है? पिन्ना। फिर पिन्ना के बाद आ जाता है कि ये देखिए, ये ऑडिटरी कैनाल। क्या आती है? ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ना, अंदर से एक कैनाल नजर आ रही है? इसमें वैक्स भी होती है, इसमें एयर होती है। इधर देखो बच्चे, इसके अंदर ऑडिटरी कैनाल में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स पैदा करते हैं। अब देखिए, इनका क्या काम होगा? जब एयर अंदर जाएगी, एयर और वैक्स, जो एयर के अंदर मट्टी होगी, बैक्टीरिया होगी, उनको फिल्टर कर देगा। उनको क्या कर देगा? तो ये यहाँ पर एयर जैसे देखें, जैसे जैसे ये एयर टकरा के, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ आएगी तो ये जैसे एयर इधर आएगी तो यहाँ पे क्या होंगे? हेयर होगी और वैक्स होगी। तो एयर क्या हो जाएगी? फिल्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
फिल्टर हो जाएगी और नाक की तरह उसका टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक कन्वर्ट कर देगा। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर विद बॉडी टेम्परेचर। इज क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? ऑडिटरी, क्या कहलाता है बेटा? ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, अब ऑडिटरी कैनाल के एंड में होता है एयर ड्रम। क्या होता है? एयर, हाँ, इसे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो पेपर में ये आता है, कहते हैं ना एयर ड्रम, कहते हैं ना कान का पर्दा। क्या डॉक्टर कहता है ना कि आपके कान का पर्दा फट गया है, तो ये जैसे ढोल होता है उसे वैसे जब आप उसके स्ट्राइक करते हैं तो उसके जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है और वो ढोल की आवाज़ आती है और अल्लाह रखा नाचना शुरू कर देता है। ऐसे है कि नहीं है? अल्लाह रखे तो वो नाचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से हमेशा साउंड पैदा होती है। और ये कहाँ पे होती है? एयर ड्रम। देखो लफ्ज़ भी वही ड्रम, ढोल का ही कह दिया है, और इसको टेम्पोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? आप देखो 3 हिस्से हो गए, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। एयर ड्रम, ओके, क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद आता है मिडल एयर। क्या आ जाती है? हाँ, तो ये देखिए इसके भी 3 यहाँ 3 बोन्स होती हैं बेटा। क्या होती है? 3। अब ये याद रखना, मिडल एयर का काम क्या होता है? ये एक्सटर्नल एयर को इंटरनल एयर के साथ कनेक्ट करता है, जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था। क्या क्या कहा? मिडल एयर का क्या काम होता है? ये देखिए ये लिखा हो ना, ये एक्सटर्नल एयर और ये मिडल एयर, ठीक है ना? ये क्या है? मिडल एयर, ठीक है? क्लियर? मिडल एयर, ठीक है? तो मिडल एयर क्या करता है? एक्सटर्नल एयर और इंटरनल एयर को आपस में कनेक्ट कर देता है। आपस में देखिए ये कौन सा एक्सटर्नल है, ये इनर है, और ये क्या है? मिडल है। तो इस आपस में कनेक्ट कर देता है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर ये याद रखिएगा, इसके भी अंदर 3 ओसिकल बोन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर मिडल एयर में लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगामेंट्स। ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मसल को बोन के साथ मिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। तो यहाँ पर ओसिकल्स होते हैं। ओसिकल कहते हैं वो हड्डियाँ जो कान के अंदर होती हैं, कान की हड्डियाँ। ये 3 होती हैं। ये कितनी होती हैं? ये कंसेप्ट याद हो गया? माइलस, इनकस और स्टेपीज। कौन सी 3 हड्डियाँ हैं? माइलस, इंकस, स्टेपीज। तरतीब से देखना है। अब देखो उसमें कौन कौन सी हड्डियाँ हैं? माइलस, इनकस, ये देखिए ये देखिए, ये समझ आया ना? ये माइलस, इनकस और स्टेपीज। ये वाली बोन जो है ना, ये सबसे छोटी बोन है। हमने कहा था ना कि हमारे जिस्म में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? हमने कहा था ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। तो कोई पूछे ना सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं, तो आप कहेंगे स्टेपीज। अब देखिए क्या है? माइलस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों बोन्स क्या कहलाती हैं? ओसिकल बोन्स। क्या कहलाती है? ओसिकल बोन, ठीक है? और ये देखिए मैंने ये कहा था कि ना मिडल एयर में जो होते हैं ओसिकल्स बोन होती है। तो बना दूं ना फिर है? ये देखिए ये चलो ये एक हड्डी ऐसे आ रही है, फिर ये दूसरी आ रही है, और ये फिर ये तीसरी हड्डी। क्लियर हो गया? माइलस, इनकस और स्टेपीज। अब होता क्या है? देखिए ये एयर आएगी ना, यहाँ से फिल्टर होगी, इस ड्रम के साथ स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगी? वाइब्रेशन, आवाज नहीं, वाइब्रेशन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? हाँ, और ये वाइब्रेशन ना इस हड्डी में मुंतकिल होगी, किसमें? माइलस में, और माइलस जो है वो इनकस में, और फिर ये स्टेपीज में। और स्टेपीज जो होती है ना, वो तीसरे हिस्से से अटैच होती है। वो किस हिस्से से होती है? जिसे इनर एयर कहते हैं, उसके साथ ये अटैच होती है, ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? तो इस तरह देखें,
ये अगर मैंने ये इसको ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे, तो अगर ये वाइब्रेट करता है तो मुझे महसूस होगा ना कि यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखो पहले ड्रम की पहले किधर गई, माइलस में, माइलस से वो वाइब्रेशन किधर गई, इंकस में, और इंकस से कहाँ गई, स्टेपीज में। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या करता है, वाइब्रेशन को मुंतकिल करता है किसी से में इनर पार्ट्स में। इनर पार्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनर पार्ट्स में तीन चीज़ें हैं, माइलस, इनकस और स्टेपीज। क्लियर हो गया। बस चौथी एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर होता है एक ऐसे ट्यूब निकल रही होती है, ऐसे पिचक के दबी हुई ट्यूब निकल रही होती है, चारों तरफ से वो ट्यूब दब जाती है, तो चारों तरफ से वो ट्यूब दब जाती है। तो ये कहाँ पे खुलती है, ये नाक में खुलती है, ठीक है। ये कहाँ पे खुलती है, ये नाक में खुलती है। आप देर कभी आई ड्रॉप डालें तो वो नाक में, फिर वो हल्क में चली जाती है, क्योंकि फिर आगे वो नेजल और फेरेंक्स के साथ अटैच है ना, तो पहले नाक में जाएगी, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूलर। इसे मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इस ट्यूब का नाम बताता हूँ आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये साउंड को मेंटेन करती है, प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर इस कमरे में बहुत ज़्यादा शोर वाइब्रेशन हो रही हो तो शोर को कम करने के लिए अगर मैं खिड़कियाँ दरवाजे खोल दूँ तो प्रेशर आवाज़ का कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टिब्यूलर ट्यूब है, तो ये क्या करती है, ये आवाज़ के प्रेशर को बैलेंस करती है, इस ताकि ये पर्दा जो है, ये जो है अपना एयर ड्रम जो है ये मेंटेन है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए, पहले में क्या था, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, और फिर क्या था, एयर ड्रम, और जो मिडल एयर में क्या था, माइलस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं। क्या होती हैं, लिगामेंट्स। उन लिगामेंट्स को कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ एयर ओसिकल। क्या क्या कहते हैं, लिगामेंट्स ऑफ, हाँ। अब लिगामेंट्स लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लिगामेंट्स कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ऐसे टिश्यू जो जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसलिए इस ओसिकल को जोड़ते हैं किसके साथ, मसल के साथ, तो इसलिए कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ ओसिकल। ये बच्चे समझ आई है, लिगामेंट्स ऑफ एयर ओसिकल का पता लग गया। अच्छा फिर इसके अंदर होते हैं ये टेम्पैनी, टेंसर टेम्पैनी एंड द स्टेपिडियस, ठीक है ना। ये मसल के नाम है, ये मसल के नाम है। तो मिडल एयर में क्या होती हैं, बोन्स भी होते हैं, मसल भी होते हैं, और लिगामेंट्स भी होते हैं, ठीक है। देखो मसल को बोन से मिलाने के लिए क्या होंगे, ओसिकल, एयर, लिगामेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो बोन्स होंगी उनका नाम माइलस, इनकस और स्टेपीज होगा। ये याद हो गया यहाँ तक। ये क्या है बेटा, पिन्ना, और ये क्या है, और ये क्या है, एयर ड्रम। पिन्ना किससे बना होता है, मसल से और कार्टिलेज से, ठीक है। अच्छा इसके ये किस तरह डिज़ाइन होता है कि ये एयर को क्या करता है, कैच करता है, और ये फोकस किस तरफ करता है, एडिटरी कैनाल की तरफ। एडिटरी कैनाल में एयर जो है वो क्या होती है, फिल्टर होती है। फिर वो क्या कर किसको स्ट्राइक करती है, एयर ड्रम। एयर ड्रम में क्या पैदा होती है, वाइब्रेशन, ठीक है। और ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है किस तरफ, इनर एयर की तरफ, किसके थ्रू, माइलस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक यहाँ पे ट्यूब होती है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, ये कहाँ पे खुलती है, नाक में, नेज़ोफेरेंक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। नेजल केविटी पे ये ओपन होता है, ये समझ आ गई। फिर अब आगे आता है कौन सा, इनर एयर। क्या आता है, इनर एयर। इनर एयर में एक होता है वेस्टिब्यूल। क्या होता है, वेस्टिब्यूल, हो गया। अच्छा इसमें होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इधर देखो,
अगर कोई चीज़ इस तरह हो तो ये क्या कहते हैं, सर्कल है। अगर कोई चीज़ इस तरह हो देखो ये इस तरह, ठीक है ना, ये तीन इस तरह की, यानी कि ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। इसे कहते हैं थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, थ्री सेमी सर्कुलर ये कैनाल, थ्री सेमी, ठीक है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐसे कोकलिया क्या होता है, अब तीन लफ्जों के नाम याद हो गए क्या, ये क्या है, वेस्टी व्यू, और ये क्या है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये क्या है, कोकली, ठीक है ना, कोकलिया, कोकलिया, ठीक है। और इस कोकलिया के यहाँ पे होता है एक साउंड रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, साउंड रिसेप्टर। और कोकलिया के अंदर एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड, क्या होता है, अगर आपके घर के सामने कोई नहर है, पानी तालाब है या छोटे से प्यार बर्तन में पानी पड़ा हुआ है, बड़े से बाल टप है उसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी देखिए पानी उसमें पड़ा हुआ है, कोई इसमें कंकर फेंकता है तो क्या होगा, ये लहरें पैदा होगी ना, तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अगर कोई उसे फोम रख दे तो वो ऊपर नीचे होना शुरू, कागज पड़ा होगा, कश्ती पड़ी तो वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह जब ये देखें, ये जो आपका मैं बोलता हूँ अपना सिकलैन, ये फौरन इसकी आवाज़ जाएगी, किससे टकराएगी, इनको ये कैच करेगी और ये ऑडिटरी कैनाल में जाएगी, ये क्या जाएगी, देखिए एयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, और ये वाइब्रेशन मुंतकिल होगी किसके थ्रू, माइलस इनकस स्टेपीज, और इस पानी के ये देखिए ये फिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल से कनेक्टेड होगी, और ये वाइब्रेशन मुंतकिल हो जाएगी किसमें, कोक्लियर फ्लूइड में, कोक्लियर। अब ये वाइब्रेशन होगी ना, तो ये वाइब्रेशन ये साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसको रिसीव करते हैं, और फिर ये ऑडिटरी कैनाल की मदद से ये ब्रेन में चली जाती हैं, और हमें पता लग जाता है ये गधे की आवाज़ है, सिकलैन की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है। देखिए मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो आपके जो कोकलिया में फ्लूइड है उसमें एक जैसी वाइब्रेशन पैदा हो रही है, और आपके दिमाग को पता है, उसे पता है कि जिस तरह की वाइब्रेशन जो पैदा होती है वो सर मिराज की साउंड से पैदा होती है, ठीक है। तो वो फिर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये, अगर मैं आप उस कमरे में खड़े हों और मैं अंदर बोल रहा हूँ तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा सर मिराज बोल रहे हैं, क्यों कि जो उसकी मेरी वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगी ना मेरी साउंड से, वो एक जैसी होगी। इसके लिए ये सारी समझ आ गई कि नहीं आ गई। देखिए तीन से पढ़े कौन सा, आउटर, इनर, मिडल और इनर। आउटर में क्या, एक्सटर्नल लेयर में क्या है, एक्सटर्नल में पिन्ना, बस इस तरह के मेड ऑफ क्या होता है, स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किससे बना होता है, मसल और कार्टिलेज से बना होता है। हैविंग such structure that it catch the sound waves and direct towards the auditory canal, ऐसे लिखते हैं। फिर auditory canal, air filtration, ठीक है ना, and maintenance of temperature occur when these air passes to the air drum, तो ठीक है, तो वो क्या होता है कि जी वो ठीक है। फिर हमने कहा मिडल एयर क्या करता है, इट जस्ट कनेक्ट द आउटर एंड इनर एयर को कनेक्ट करता है। इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, तीन हड्डियाँ होती हैं और एक ट्यूब होती है। तीन हड्डियों का नाम क्या है, माइलस इनकस और स्टेपीज, और यहाँ पे मसल भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपना लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ऑफ एयर, ये और ये टेम्पोकस, ये देखिए ये टेंसर टेम्पोनी, ये याद रख लीजिएगा, एंड स्टेपोडियस, ठीक है। तो ये इसके अंदर मसल होते हैं, याद हो गया बेटा। फिर तीसरी बात आ जाती है, तीसरा में उसमें क्या है, वेस्टिब्यूल है और क्या है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल है और कोक्लिया है। कोक्लिया में क्या है, कोक्लियर फ्लूइड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। तो
तो जब वो माइलस इनकस की वाइब्रेशन कोक्लियर फ्लूइड में वाइब्रेशन होती है तो वो एक्टिवेट करते हैं किसको बोला, साउंड रिसेप्टर्स को। और साउंड रिसेप्टर जो है वहाँ से एडिटरी नर्व जो होता है, एडिटरी कैनाल ही नर्व, एडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज मिलता है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद हो गया आपको या नहीं हुआ? तो इसे बार बार रिपीट करेंगे। अब ये देखिए मैंने बहुत आसान करके आपको बताया है, आप बिल्कुल ऐसा लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे और आपको एमसीक्यूज कोई भी आपका मिस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने बुक को लाजमी देखना है तो बुक का मैं आपको रीडिंग करा लेता हूँ तो अब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ मुश्किल लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि जी एयर इज ए सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग, ठीक है ना। देखिए एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, कितना मुश्किल लफ्ज़ लिख दिया, लेकिन है तो आसान ना, क्या अब आसान हो गया ना। एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, क्योंकि हमारे जिस्म में कान पे कोई थप्पड़ मार दे तो एक दफ़ा बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो ये बैलेंस को भी मेंटेन करता है, हियरिंग भी करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द वेस्टिब्यूल कोक्लियर अपरेटस। देखिए मैंने कहा था ना ये वेस्टिब्यूल है और ये कोक्लियर है। इट इज काम तो इसने किया है ना। इट इज आल्सो नोन एज द कोक्लियर वेस्टिब्यूल कोक्लियर अपरेटस, वेस्टिब्यूल कोक्लियर अपरेटस। अब देखो आपको पता है कि वेस्टिब्यूल कहाँ खड़ा है, ये खड़ा है और कोक्लियर यहाँ खड़ा है। एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल एयर, इंटरनल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर, इनर एयर, इंटरनल एयर, ठीक है, एक्सटर्नल एयर, ठीक है, एक्सटर्नल एयर। देखिए ये हवा में मोहल्लक है, इनके बाहर है ऐसे, ठीक है ना। दिस इज एंड बस इतना लिख दें, दिस इज एन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एयर, ठीक है ना। बस आगे लिख दें इट कंसिस्ट ऑफ, बेशक ये काट दें, इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, वो उसमें ये आप ठीक है बात इस तरह लिखिएगा, इस तरह इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम। तो आप ये इस तरह ही लिख दें, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सुपरफिशियल शेल, ये देखिए ये बाहर है, नज़दीक है ना सरफेस के। इट इज सुपरफिशियल शेल, देखिए एक शेल है, ठीक है, लाइक ए प्रोजेक्टिंग पार्ट, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ यहाँ से निकली हुई है, प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, जैसे सींग निकले होते हैं, तो इसी तरह एक प्रोजेक्टिव पार्ट है ऑफ द एयर विच हेल्प इन कैचिंग द साउंड वेव्स एंड मेक द साउंड वेव्स फ्रीली टू ट्रांसमिट इनटू मिडल ईयर। अब तो किसी ने कितनी मुश्किल इंग्लिश लिखी है, मैंने तो यही कहा था ना कि क्या कहते हैं कि मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये देखो क्या, ये पिन्ना ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम, ये लिखा था ना। बस आपने इतना ही लिखना है। और क्या करता है कि जी और एयर स्ट्राइक करती हैं और वो ऑडिटरी कैनाल से निकलकर एयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा करती है, ठीक है ना। ये कहते हैं ना वेव्स एंड मेक द साउंड वेव्स फ्रीली टू ट्रांसमिट इनटू मिडल ईयर, तो मिडल ईयर तक पहुंच जाती है। क्लियर, यही कहा है ना। अच्छा फिर आगे मिडल ईयर क्या है, अब देखो इट इज ए नैरो एयर स्पेस, देखिए नैरो स्पेस है और ये चारों तरफ से दबी हुई है। लोकेटेड इन द, देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इन द पिटोरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल, ये टेम्पोरल बोन है ना, तो इसका एक टेम्पोरस पार्ट है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है। लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पता लग जाना चाहिए टेम्पोरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये वाली हड्डी जो है ना इसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन, क्रेनियल बोन का नाम है, इनको पता है, इन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा इट अच्छा लोकेटेड इन द बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल के दरमियान ये पाया जाता है। इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, ये हर तरफ से दबा हुआ होता है और बाई कनकेव इन शेप, तो बाई कनकेव इन शेप बन जाता है। अब तो इतनी मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है कि मिडल एयर इट कनेक्ट
एक्सटर्नल एयर विद इंटरनल एयर, इट कंसिस्ट ऑफ, इतना ही लिख देना है, बाकी वही कुछ है ना जो मैंने कहा है, वही कुछ है। अच्छा देखिए आगे वो क्या लिखता है, अच्छा विद द, ये देखिए ये बेशक काट देंगे, ठीक है, ओके, ओके। अब कंटेंट्स ऑफ द मिडल ईयर, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ ओसिकल, ओसिकल की कितनी बोन्स थी, माइलस, इनकस, स्टेपी, स्पेलिंग इसे अच्छे तरीके से याद करना, मसल है टेंसर, टेम्पनी और द स्टेफिडस, इसे रट्टा लगा लेना। और लिगामेंट्स कौन से हैं, लिगामेंट्स ऑफ द ईयर ओसिकल। फंक्शन, फंक्शन मैंने पहले बता दिया है, फंक्शन क्या होता है कि जैसे एयर ड्रम के साथ आपने ऐसे लिखना है, एयर ड्रम में एयर स्ट्राइक करती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और ये वाइब्रेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है किससे, माइलस, इनकस और स्टेपीज से, ठीक है बस। और आगे कहाँ मुंतकिल हो जाती है, कोक्लिया में। देखिए द ऑडिटरी ओसिकल इंक्रीज द प्रेशर एक्सटर्नल बाय द साउंड वेव्स, तो ये ना जैसे प्रेशर जो थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई कर देता है, क्या कर देता है, ठीक है। थस दे प्रोवाइड मैचिंग बिटवीन द साउंड वेव्स इन द एयर एंड द साउंड वेव्स इन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, जो बाहर वाली होती है उसको इसके साथ मैच कर देती है, ठीक है, क्लियर हो गया। इट ट्रांसमिट द साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटरनल एयर, ये वही बातें जो कही जा रहा हूँ, जो मैंने आसान तरीके से कही थी, ये मुश्किल बता रहा है। इट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, तो मैंने क्या कहा था कि साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, 10 टाइम्स बाय द ओसिकल्स, जो ओसिकल से आते हैं ना कोक्लिया में, तो 10 टाइम्स इसके बढ़ जाती है। देखिए ये इंटरनल एयर, द इंटरनल एयर, और ये क्या है, लेब्रिंथ लाइज इन द पिटोरस, वही पिटोरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल मोड, जैसे कि मिडल एयर था, ठीक है, टेम्पोरल पार्ट था अपना, ये पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल मोड, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपके पास ये आ गया। अब देखिए ये उसने मैंने जिक्र किया था ना, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया, तो उसी के लिए एक नाम इसने यूज कर लिया, और ये वाला लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, ठीक है, बोर्ड लेबिरिंथ, ये देखिए ये देखिए ये बोर्ड नहीं, देखिए ये लेब्रिनिथ, ठीक है, लेब्रिनिथ कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, देखिए कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, वही लिखा हुआ है ना। तो मैंने भी तो ये, मैंने आपने सीधा लिख देना कि जो इनर एयर होता है वो उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से, सेमी सर्कुलर कैनाल और ओरल विंडो, ठीक है, और वेस्टिब्यूल और कोक्लियर फ्लूइड, कोक्लियर, क्लियर। अब देखिए क्लियर हो गया। अब इसने एक मैकेनिज्म लिखा है, ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, आपने ये समझ आ जाए तो लिख देना, वरना वही लिखना जो मैंने बताया था कि एयर जाती है, यहाँ स्ट्राइक होती है, ट्रांसफर होती है, यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, साउंड से नर्व चली जाती है, बस ये लिखना। देखो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए साउंड वेव स्ट्राइक टू द एक्सटर्नल एयर, देखिए साउंड वेव स्ट्राइक कर रही है? फिर क्या कहते हैं, इट इंटर इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी माइटस में ये गुजरती है, किस में, ऑडिटरी कैनाल में और एयर ड्रम में, ठीक है ना, क्लियर। फिर ये स्ट्राइक टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, अब टेम्पोनिक मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, एयर ड्रम को, तो ये इसके साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वही लिखा हुआ है ना, स्ट्राइक करता है। अच्छा उसमें जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन, प्रोड्यूसेस मोशन इन द ट्रांसपेनिक। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि एयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। तो फिर आगे कहता है कि फुट स्टेप, फुट स्टेप क्या है, माइलस इनका स्टेपीज है ना, देखिए ये फुट स्टेप ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो, ओवल विंडो जो इससे कनेक्ट होता है, तो वो वहाँ पे पहुँच गई। अब इनर आपकी वाइब्रेशन कहाँ पहुँच गई है, इनर एयर में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रेशर वेव्स ट्रांसमिट टू द, फिर आपने यही लिखना है कोक्लियर वेव में प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होगी और साउंड रिसेप्टर्स होंगे, क्या होंगे, साउंड रिसेप्टर, वो इनको रिसीव करेंगे और ऑडिटरी नर्व के साथ ब्रेन में जाकर अपना
साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ गया। पहले हमने एयर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके तीन हिस्से पढ़े, आउटर, इनर, मिडल और इनर। आउटर में तीन, क्या, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। फिर इनर में पढ़ा कि ये जस्ट आउटर और इनर एयर को मिलाता है। इसके अंदर माइलस, निकस, स्टेपीज और यूस्टेशियन, उसका ट्यूब का नाम कहता है यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ठीक है ना, वो नेजल कैविटी में ओपन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि इनर एयर में ओवर विंडो, ठीक है, ओवर विंडो होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और क्या होता है कोक्लिया, ठीक है। कोक्लिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है और साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और कनेक्टेड होते हैं विद ऑडिटरी नर्व जो कि ब्रेन में जाती है। इट्स वेरी सिंपल। आप इसे अगर मैं आपको ना समझाता और ये पढ़ते तो आपको बहुत मुश्किल लगता। आपको मज़ीद अगर समझना हो ना तो शायद बायोलॉजी की मैट्रिक में जो 10th क्लास में, आई थिंक ये 10th में, हाँ 10th में है, तो 10th क्लास में आप पढ़ेंगे ना उसका एयर को, वो इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मैंने बताई है, तो वो आपको मज़ीद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कि अपने अंदर कंसेप्ट क्लियर करें। आपके 60 नंबर MCQs के आएंगे और साथ में थ्योरी भी आएगी, तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जब आपको डायग्राम अच्छे तरीके से आ जाएगी तो आपको सारा स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा और इसके साथ मैकेनिज्म एक्शन भी आ जाता है। बच्चे इस सवाल में जो गलती करते हैं वो तरतीब को याद नहीं करते, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप, ठीक है ना, तो